हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग इम्तिहान आईएएस का जो टेस्ट नंबर 8 है उसको करने वाले हैं और ये 68th बीपीएससी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो बिना देर के हुए हम अपने क्वेश्चंस को शुरू करते हैं, अपने वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है कि वर्ष 2022 के लिए विश्व मानवाधिकार दिवस की थीम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी के लिए प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता और न्याय। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों हर साल 10 दिसंबर को आपको पता होगा विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है और साल 1948 में पहली बार संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकार दिवस मनाने की घोषणा की थी। ये भी याद रखेंगे पहली बार कब मनाया गया था, तो 1948 ईस्वी को मनाया गया था। और लेकिन आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा जो है वो 10 दिसंबर 1950 को की गई थी, आधिकारिक घोषणा। लेकिन पहली बार कब मनाया गया था? 1948 ईस्वी में मनाया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को अपने उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो हाल ही में सुर्खियों में रहे भारतीय दंड संहिता की धारा 295 और 295 का ए निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये धार्मिक अपमान या नुकसान से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों किसी धर्म या धार्मिक प्रतीक जैसे कि पुस्तक आदि को नुकसान पहुंचाने पर 3 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। यानी कि अगर आप किसी धार्मिक धर्म का अपमान करते हैं या उसकी पुस्तक को अपमान करते हैं तो आपको 3 साल की सजा का प्रावधान है। और ये प्रावधान जो है ये भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पिनल कोड के धारा 295 और 295 ए के तहत दिया जाता है। और ये न्यूज़ में क्यों है दोस्तों? तो हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 295 और 295 ए के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार पवित्र पुस्तकों की अवमानना के लिए निर्धारित सजा पर्याप्त नहीं है। इसलिए दोस्तों ये न्यूज़ में है। आगे बढ़ते हैं। तो परियोजना 75 के तहत भारतीय नौसेना को दिसंबर 2022 में सौंपी गई 5वीं पनडुब्बी का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका आईएनएस वगीर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो हाल ही में प्रोजेक्ट 75 कलवरी क्लास सबमरीन है और ये 5वीं पनडुब्बी यार्ड वगीर भारतीय नौसेना को सौंप दी गई है। यह कलवरी श्रेणी की डीजल इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बी यार्ड है। याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो कलवरी क्लास सबमरीन है ये डीजल से भी चलती है और आपका इलेक्ट्रिसिटी से भी चलती है। ये दोनों के ऊपर बेस्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला सवाल हो जाएगा कि ऑर्टन कैपिटल द्वारा प्रकाशित 2022 में वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट की सूची में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट किस देश का है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका यूएई। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। दोस्तों जो हाल ही में ऑर्डन कैपिटल ने वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट 2022 की सूची जारी की है जिसमें यूएई पहले स्थान पर है। इस सूची में भारत की जो रैंकिंग है वो 87वीं रैंकिंग पर है। याद रखेंगे इस बात को। जबकि सोमालिया के साथ पाकिस्तान 94वें स्थान पर है। ये भी याद रखेंगे, ठीक है ना। और जो इससे पहले जो जारी किया गया था दोस्तों उसमें जापान को पहले नंबर पे दिखाया गया था, लेकिन अब जापान जो है वो पहले नंबर पे नहीं है। हाल ही में पीटी उषा को निम्नलिखित में से किस संगठन का अध्यक्ष चुना गया है? तो सबको पता होगा कि काफी समय में भी रहा था। तो भारतीय ओलंपिक संघ का इनको अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये एकमात्र उम्मीदवार थे अध्यक्ष पद के लिए। भारतीय ओलंपिक संघ के 95 वर्ष के इतिहास में पीटी उषा अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला है। ये भी याद रखेंगे, ये पहली भारतीय महिला है ओलंपिक संघ की अध्यक्ष बनी है। ठीक है ना। ये पूछा जा सकता है दोस्तों, काफी वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो साथ ही वह इस पद पर पहुंचने वाली प्रथम ओलंपियन और अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ी भी है। इससे पहले इस वर्ष उन्हें राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया गया है। और दोस्तों एक बात और है कि पीटी उषा को जो राज्यसभा में स्थायी जो आपके काउंसिल ऑफ मेंबर्स होते हैं वो उसमें भी इनको नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने किस राज्य में 1948 क्षमा करिएगा कि केंद्र सरकार ने किस राज्य में 1748 फ्रंटियर हाईवे बनाने की योजना बनाई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो सीमा के 20 किलोमीटर के समानांतर बिछने वाली सड़क को फ्रंटियर हाईवे के रूप में विकसित किया जाएगा। इस फ्रंटियर हाईवे का विस्तार जो है तिब्बत चीन म्यांमार बॉर्डर के तहत किया जाएगा। याद रखेंगे, तिब्बत और आपका चीन और म्यांमार बॉर्डर के आसपास किया जाएगा। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से किसने सिंगापुर ओपन 2022 का खिताब जीता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पीवी सिंधु। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो 17 जुलाई, याद रखेंगे डेट, 17 जुलाई 2000 डेट। हालांकि आपसे नहीं पूछेगा कि 17 जुलाई 2022 को महिला एकल फाइनल में चीन की वांग झी, आप नाम याद रखेंगे, किसको हरा करके इन्होंने जीता है?
तो वांग झी को हरा करके इन्होंने ये पुरस्कार यानी कि सिंगापुर ओपन खिताब इन्होंने जीता है। इसके पहले सिंधु ने जनवरी में सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट 2022 और मार्च में स्विस ओपन 2022 एकल महिला का खिताब जीता है। तो याद रखेंगे सिंधु ओपन मतलब पीवी सिंधु ने कौन-कौन, तो आपका सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट और स्विस ओपन, ये दोनों 2022 के ही टूर्नामेंट है दोस्तों। ये और दोनों को, और इसके बाद सिंगापुर ओपन 2022, तीनों को किसने जीता, तो पीवी सिंधु ने जीता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला सवाल हो जाएगा कि बिहार सरकार ने हाल ही में पढ़ाई पर खर्च का बजट 21% करने का फैसला किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 25% करने का फैसला किया है। आपका बी आंसर सही हो जाएगा। तो 11 नवंबर 2022 को भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री दिवंगत मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस पर आयोजित शिक्षा दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में पढ़ाई पर खर्च का बजट 21% से बढ़ाकर 25% करने का फैसला किया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अगेन, तो जब भी कोई परिवर्तन आता है बजट में, आप उसको बहुत ही ध्यान से देखेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। इस राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार अब सरकारी स्कूलों में 5 दिन पढ़ाई और शनिवार को नो बैग डे होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बिहार, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तो नवीनतम घोषणा के अनुसार बिहार के सरकारी स्कूलों में अब हफ्ते में 5 दिन ही पढ़ाई होगी, यानी सोमवार से शुक्रवार, मंडे टू फ्राइडे। वहीं शनिवार को बच्चे बिना किताबों के आएंगे। इस दिन अन्य गतिविधियों पर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, बस इसको लागू करने की जरूरत है। हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार के चेनारी में एथेनॉल प्लांट स्थापित किया जाएगा। बताएं कि चेनारी जो है आपका किस जिले में एक स्थान है। तो चेनारी आपका पड़ जाता है दोस्तों रोहतास में, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में 42वीं निवेश प्रोत्साहन परिषद की बैठक में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में 411 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। इसमें से चेनारी रोहतास में इथेनॉल प्लांट की स्थापना की जानी है और इस इथेनॉल प्लांट में 372 करोड़ का निवेश हुआ है दोस्तों। रोहतास में इथेनॉल प्लांट की क्षमता 300 केएलपी यानी कि किलो लीटर पर डे होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने बिहार के लिए कितनी धनराशि जारी किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 7.35 करोड़, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने शहरी स्थानीय निकायों के लिए 4,761 करोड़ रुपए का अनुदान वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए जारी किया है। इसमें बिहार के हिस्से में महज 7.35 करोड़ रुपए ही आया है। आगे बढ़ते हैं। तो हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नर्सिंग के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से बिहार के किस नर्स को नवाजा है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। यह है नाजिया परवीन को, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो बिहार के अररिया सदर अस्पताल की नर्स है ये भी याद रखेंगे। ये कहाँ की है, तो अररिया सदर अस्पताल की नर्स नाजिया परवीन को द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में नर्सिंग के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान फ्लोरेंस नाइटिंगेल से नवाजा है। नाजिया परवीन मूल रूप से भागलपुर की रहने वाली है। याद रखेंगे कि ये कहाँ की रहने वाली है, तो ये मूल रूप से भागलपुर की है, लेकिन अभी पदस्थापित कहाँ पे है, तो अररिया सदर अस्पताल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वर्ष 2022 के नोबेल पुरस्कार विजेता स्वेरिग्स स्विस बैंक पुरस्कार विजेताओं में शामिल नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मार्टिन मेडॉल, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दो अमेरिकी वैज्ञानिक कैरोलिन आर बेर्टोजी और के बैरी शार्पलेस और डेनमार्क के वैज्ञानिक मार्टिन मेडॉल को संयुक्त रूप से रसायन शास्त्र का नोबेल मिला है। ठीक है ना, आप याद रखेंगे। अगला सवाल है कि महिलाओं के फीफा विश्व कप 2023 का आयोजन किस देश में होगा। और दोस्तों ये चीज हो चुका है और सबको पता होगा। 2023 का आयोजन पूछ रहा है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर है वो बी और डी होगा, यानी कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। वहीं अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, तो ऑप्शन अब इसका शुभंकर तजूनी है, ये भी याद रखेंगे। शुभंकर क्या नाम है, शुभंकर का नाम है तजूनी। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। याद रखेंगे महिलाओं के फीफा विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ होगा, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में होगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। विच कंट्री हैज गॉट द फर्स्ट प्लेस इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स। ग्लोबल पीस इंडेक्स में किस कंट्री को पहला रैंक दिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका आइसलैंड, और इसका स्कोर जो है 1.107 है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 1.107 इसका स्कोर है। भारत का स्थान 135वां है, याद रखेंगे। इंडिया का स्थान कौन सा है, तो
135वां है, ये भी आप याद रखेंगे। अंतिम स्थान पर कौन है, तो अफगानिस्तान को रखा गया है और अंतिम स्थान 163 है। भारत का स्थान 135वां, अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान 163 और फर्स्ट प्लेस पे कौन है, आइसलैंड है। और इसको कौन जारी करता है, तो ये भी याद रखेंगे कि सिडनी स्थित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, यानी कि सिडनी स्थित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, यानी कि ईईपी, ईआईपी सॉरी, आईईपी, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, हु हैज बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट फॉर द 77th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो आपके 77th सेशंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट कौन चुने गए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कसाबा करोसी, हंगरी की है ये। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैज इंक्रीज द वेटिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग करेंसीज इन द करेंसी बास्केट ऑफ स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका केवल 1 और 3 सही है आपका, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यानी कि अमेरिकी डॉलर का भार 41.43% से बढ़ा करके 43.38% किया गया है। याद रखेंगे, अमेरिकी डॉलर बढ़ करके कितना हो गया है, तो 43.83% हो गया है। और चीन के युआन का भार 10% से बढ़ा करके आपका 12% कर दिया गया है, 12.28% कर दिया गया है। जबकि यूरो का भार 30% से घटा करके 29.31% कर दिया गया है। एन का भार 8.33% से घटा करके 7.59% कर दिया गया है। इस बात को आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो 8वां गरुड़ शक्ति अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कि इंडोनेशिया, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और ये आपका थल सेना यानी कि आर्मी के बीच एक एक्सरसाइज था और आयोजन स्थल इंडोनेशिया ही था। याद रखेंगे, गरुड़ का 8वां संस्करण इंडोनेशिया में आयोजित किया गया। और ये किस तरीके का एक्सरसाइज है, तो आर्मी एक्सरसाइज है ये। चलिए, तो देश के प्रथम मतदाता जिनका हाल ही में निधन हो गया वो कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका श्याम शरण नेगी जी, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो हमारा अगला सवाल हो जाएगा, भारत निर्वाचन आयोग ने किनके लिए रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम विकसित की है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका घरेलू प्रवासी कामगारों के लिए, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, तो हमारा अगला सवाल है, और ये 16 जनवरी 2023 को इस मशीन का प्रदर्शन किया गया था। कब किया गया था, तो 16 जनवरी 2023 को इस मशीन का प्रदर्शन किया गया था। तो नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो सबको पता होगा कि पुष्प कमल दहल प्रचंड को बनाया गया है। वहां की जो नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी है उसके ये नेता हैं। तो राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने उन्हें सोमवार को शपथ दिलाई। उन्होंने 25 दिसंबर को प्रचंड की नियुक्ति की घोषणा की थी, जो तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। याद रखेंगे कि कितनी बार है इनका, तीसरी बार है ये नेपाल के प्रधानमंत्री के पद पर। पहली बार 2008 से 9 तक रहे थे ये, और दूसरी बार 2016-17 में रहे थे ये, और तीसरी बार ये 2022 में बने हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हमारा अगला सवाल है कि भारत सरकार ने बायोटेक के नेजल कोविड वैक्सीन को बूस्टर डोज के लिए मंजूरी दी है। इस नेजल कोविड वैक्सीन का नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा BBV154। इसका मतलब है कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ये याद रखेंगे किस कंपनी की है, भारत बायोटेक की है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, भारत बायोटेक की ये कंपनी है। भारत बायोटेक की इस वैक्सीन का नाम BBV154 है, और इसको आपातकालीन यानी कि इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है। याद रखेंगे, फुल टाइम नहीं है, ये इमरजेंसी मंजूरी है। प्रोजेक्ट चीता किस राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को लाया गया है, तो बहुत ही आसान सा सवाल है आपका, ऊनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। तो प्रोजेक्ट चीता एक दोस्तों चलाया गया है। याद रखेंगे, प्रोजेक्ट चीता के तहत 8 चीतों को भारत से नामीबिया से भारत लाया जाना है। तो शास्त्र यानी कि रामानुजन पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका यून किन टेंग, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो वर्ष 2022 के लिए शास्त्र रामानुजन पुरस्कार से कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के बर्कले के सहायक प्रोफेसर यून किंग टेंग को सम्मानित किया जाएगा। अगला है कि भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो सबको पता है, न्यूज भी रहा था, ये लद्दाख आंसर हो जाएगा। लद्दाख के चांगथांग, याद रखेंगे, ये चांगथांग में आयोजित किया जा रहा है, मन लगाया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो प्रधानमंत्री के फसल बीमा योजना के तहत कितने रुपए तक का बीमा होता है, तो इसका सही उत्तर है आपका कि 2 लाख तक का बीमा होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये
किस लिए दिया जाता है? तो ये भी देख लीजिए, प्राकृतिक आपदाओं के कारण बर्बाद हुई फसलों का बीमा किसानों को उसके सीधा बैंक अकाउंट में भेजा जाता है। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं, तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सबसे अधिक निवेश किस उद्योगों में हुआ है? आपको बताना है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सबसे ज़्यादा जो है आपका निवेश किस उद्योग में हुआ है? तो सबसे ज़्यादा निवेश जो है वो इथेनॉल में हुआ है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। तो बिहार में 3 सर्वाधिक आकर्षक उद्योग है आपके। पहला तो इथेनॉल है, और दूसरा क्या है? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है, और तीसरा आपका नवीकरणीय ऊर्जा है। तो दिसंबर 2021 तक इ इथेनॉल के क्षेत्र में कुल 32,454 करोड़ रुपए का निवेश आया है, और 159 इकाइयों को प्रथम चरण की आपको एनओसी जारी किया गया है। बिहार में कुल निवेश का लगभग 57% हिस्सा इथेनॉल के हिस्से गया है। सोच सकते हैं दोस्तों कि बिहार जो है देश में इथेनॉल के क्षेत्र में इतना बड़ा उत्पादक राज्य बनने वाला है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार राज्य में प्रति 1 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल पर कितना किलोमीटर पथ घनत्व है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3086 किलोमीटर। तो प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्र पर 3086 किलोमीटर पथ घनत्व के साथ बिहार जो देश का तीसरा राज्य है, याद रखेंगे आप। पथ घनत्व के मामले में, यानी कि रोड डेंसिटी अगर पूछा जाता है आपसे कि बिहार भारत में कितने स्थान पर आता है? तीसरे स्थान पर। और प्रति 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर कितने सड़क है? 3086। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो हमारा अगला सवाल हो जाएगा कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार राज्य के किस जिले में शहरीकरण का स्तर 25% से कम है? तो दोस्तों ये गया और मुजफ्फरपुर में है। ये आपका दोनों ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन ई इज द राइट आंसर हो जाएगा। राज्य की राजधानी पटना जिले में शहरीकरण का सर्वाधिक स्तर, पटना में सबसे ज्यादा कितना शहरीकरण का आपका प्रतिशत है? तो ये प्रतिशत है आपका 44.3%। वहीं सिर्फ 2 जिलों में शहरीकरण 25% से अधिक है, मुंगेर और नालंदा में। तो मुंगेर में आपका ये है आपका 28.3% और आपका नालंदा में 26.2% है। ठीक है ना? और आपका गया और मुजफ्फरपुर में इनका जो प्रतिशत है वो 25% से कम है। आगे बढ़ते तो बिहार सरकार का मोबाइल आधारित ऐप पोषण ट्रैक्टर ये किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये बच्चों से संबंधित है। बच्चों में जो कुपोषण न हो इसके लिए ये चलाया जा रहा है। तो राज्य के बच्चों के स्वास्थ्य के लिए समेकित बाल विकास सेवा राज्य, याद रखेंगे कि योजना का नाम क्या है? तो समेकित बाल विकास योजना। राज्य के सभी 38 जिलों में 544 परियोजना कार्यालयों के जरिए चलाया जा रहा है। समेकित बाल विकास योजना द्वारा दी जाने वाली सेवा में सुधार और कार्यक्रम के तत्काल अनुश्रवण के लिए सभी 38 जिलों में पोषण ट्रैक्टर का उपयोग किया जा रहा है। पोषण ट्रैक्टर मोबाइल आधारित ऐप है जिसमें आंगनबाड़ी सेविकाओं द्वारा जमीनी आंकड़ों की प्रविष्टि की जाती है। अगला सवाल है कि बिहार बजट 2022-23 के राजस्व अधिशेष जीएसडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो इसका सही उत्तर है 0.64%। यानी कि बजट 2022-23 में राजस्व अधिशेष यानी कि आपका रेवेन्यू सरप्लस 4,778 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। याद रखेंगे कितना है? 4,748 करोड़ रुपए। लेकिन जीएसडीपी का ये मात्र 0.64% है। बजट स्तर पर अनुमानित जीएसडीपी के 1.21% राजस्व अधिशेष की तुलना में 2021-22 में राज्य को 5.48 के राजस्व घाटे का अनुमान है। वहीं अगर रेवेन्यू डेफिसिट की बात की जाए, ये आपका रेवेन्यू सरप्लस है 0.64%, और रेवेन्यू डेफिसिट की बात की जाए तो 5.48% है। ठीक है, और ये किस पर है? तो जीएसडीपी पर है। याद रखेंगे जीएसडीपी पर कितना? 5.48%। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो हमारा अगला सवाल हो जाएगा केंद्रीय बजट 2022-23 में पीएम ई विद्या के अंतर्गत एक कक्षा एक टीवी चैनल कार्यक्रम था कितने चैनलों पर दिखाया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 200 टीवी चैनलों पर दिखाया जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन गोल्ड कॉलर वर्कर नहीं है? आपको पता होगा कि गोल्ड गोल्ड कॉलर वर्कर होते हैं वो क्या होते हैं, तो इनमें से कौन नहीं है? तो लाइब्रेरियन जो है वो नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों लाइब्रेरियन जो ब्लू कॉलर वर्कर होते हैं, इस समूह में मजदूर वर्ग शारीरिक श्रम के माध्यम ब्लू कॉलर वर्कर किनको कहते हैं? तो इसमें जो व्यक्ति होता है वो शारीरिक काम करता है। व्हाइट कॉलर किसमें कहते हैं? इसमें वेतनभोगी पेशेवर होते हैं जो आमतौर पर कार्यालय के प्रबंधन का काम करते हैं। और गोल्ड कॉलर वर्कर इस प्रकार का वर्कर अधिक कुशल और ज्ञान वाले लोगों को संदर्भित करने हेतु किया जाता है, जो कंपनी के लिए अधिक मुद्देमाल होता है, जैसे कि वकील, डॉक्टर, शोध और वैज्ञानिक। ये सब गोल्ड कॉलर वर्कर के अंतर्गत आते हैं। ये तीनों के तीनों गोल्ड वर्कर कॉलर के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, लाइब्रेरियन नहीं आएगा। और ग्रीन कॉलर वर्कर में कौन आते हैं? ऐसे वर्कर आते हैं जो अर्थव्यवस्था के पर्यावरणीय कार्यों में
कार्यरत हो। और रेड कॉलर वर्कर किसमें आते हैं? इसमें सरकारी कर्मचारी आते हैं। और ओपन कॉलर वर्कर में कौन आते हैं? ऐसा वर्कर जो खासकर इंटरनेट के जरिए घर से काम करते हैं, वो आते हैं आपके ओपन कॉलर वर्कर के अंतर्गत। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लाइब्रेरियन किस में आ जाएगा दोस्तों? ये ब्लू कॉलर वर्क में आएंगे। आगे बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से किस कृषि अनुसंधान केंद्र से संबंधित कौन सा गलत है? आपको बताना है। तो दोस्तों पी और सी दोनों गलत है ये, तो आपका ऑप्शन ई हो जाएगा राइट आंसर। तो केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र आपका गांधीनगर में नहीं है, ये नागपुर में है आपका। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नागपुर में हो जाएगा। और दोस्तों डी सी केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, ये आपका शिमला में है, लखनऊ में नहीं है। ये कहाँ पर है? ये आपका शिमला में है, याद रखेंगे इस बात को। तो ऑप्शन ई इज द राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सही है। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक में। और आपका भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो कानपुर में है। ये पूछा जा सकता है आपसे, याद रखेंगे। तो एग्रोनॉमिक्स का संबंध किससे है? तो श्रमिक की कार्य क्षमता और उसके द्वारा किए जाने वाला वास्तविक कार्य से है ये। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एग्रोनॉमिक्स ये किसी श्रमिक की कार्य क्षमता एवं उसके द्वारा किए जाने वाले वास्तविक कार्य के मध्य संबंध का अध्ययन होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला सवाल हो जाएगा दोस्तों, पहली बार गांधी जी की तस्वीर किस वर्ष भारतीय नोटों पर पेश किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1969 में। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं इसके बारे में कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पहली बार गांधी जी की तस्वीर वाले स्मरण के तौर पर 100 रुपए के नोट 1969 ईस्वी में छापे थे। वो भी पहली नोट कौन सा था? तो 100 रुपए के नोट पर पहली बार आपका छापा गया था। यह साल उनका जन्म शताब्दी वर्ष था। नोटों पर उनकी तस्वीर के पीछे सेवाग्राम आश्रम भी था। गांधी जी की मौजूदा पोर्ट्रेट वाली करेंसी नोट पहली बार 1987 ईस्वी में आए। यानी कि जो आजकल का स्वरूप है नोट पर, जैसे कि गांधी जी दिखते हैं, उसका जो श्रृंखला है वो 1987 ईस्वी में जारी किया गया था। गांधी जी के मुस्कुराते चेहरे वाली इस तस्वीर के साथ पहले 500 रुपए के नोट अक्टूबर 1987 में पेश किया गया। वर्ष 1996 के सभी नोटों पर अशोक के स्तंभ के चिन्हों के स्थान पर महात्मा गांधी के चित्र वाले नोट आए, जो अब तक चलन में है। और 1996 ईस्वी में ये सभी भारतीय नोटों पर लागू कर दिया गया। ठीक है, इससे पहले क्या होते थे? तो अशोक स्तंभ हुआ करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नीति आयोग द्वारा पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर उसके स्थान पर कौन सी योजना शुरू की गई है? तो इसका सही उत्तर है आपका 1, 2 एंड 3। 5 वर्षीय एजेंडा, 15 वर्षीय एजेंडा, 7 वर्षीय रणनीतिक पत्र और 3 वर्षीय एजेंडा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो जो नीति आयोग है वो 15 साल, 7 साल और 3 साल, इसके आधार पे अपना नीतिगत फैसले लेती है या कार्य योजनाएं बनाती है। ये आपका तीनों सही है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। तो भारत की निम्न वित्तीय संस्थाओं पर विचार करें। कौन कौन सी संस्थाएं हैं? तो IFCI है, ICICI है, IDBI है और नाबार्ड है। अब आपको बताना है कि इन संस्थाओं की स्थापना का सही कालक्रम क्या है। तो दोस्तों 1, 2, 3, 4 है, यानी कि जो आपका क्रम ऊपर दिया गया है वही क्रम है। तो IFCI का गठन 1948 में हुआ था, ठीक है ना। और ICICI का गठन 1955 में हुआ था। IDBI का गठन 1964 में हुआ था और नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। दोस्तों अगर आपको नहीं भी याद है तो कम से कम ये दो याद होने चाहिए। और नाबार्ड तो हर किसी को याद रहता है, तो आप देख लीजिए कि फोर लास्ट में यही है। तो ऑटोमेटिकली अगर आपको पहले के 2 या 3 नहीं भी याद हो तो आप आसानी से ऑप्शन ए चूज कर सकते हैं। इसमें कोई और किसी भी और ऑप्शन में फोर लास्ट में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का निर्धारण करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वित्त मंत्रालय। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो भारत में राजकोषीय नीति का निर्धारण केंद्रीय वित्त मंत्रालय करता है, जबकि मौद्रिक नीति का निर्धारण RBI के द्वारा किया जाता है। राजकोषीय नीति का मतलब होता है दोस्तों फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी आपका फाइनेंस मिनिस्टर के अंतर्गत आता है और मॉनेटरी पॉलिसी RBI के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भारत के विदेश व्यापार के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करिए। तो आप स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। केवल 1 और 2 सही है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि भारत का व्यापारिक निर्यात उसके व्यापारिक आयात से कम है, भारत का सेवा निर्यात उसके सेवा आयात से अधिक है। इसका मतलब है कि भारत के पास नेट सर्विस प्लस है, सरप्लस है। सॉफ्टवेयर सेवाएं भारत के सेवा निर्यात का लगभग 40 से 45% हिस्सा बनाती हैं। मतलब कि जितना भारत में एक्सपोर्ट होता है उसका लगभग 40 से 45% तो सर्विस सेक्टर का योगदान है। इसके बाद लगभग 18 से 20% व्यापार सेवाएं हैं और 11 से 14% यात्रा है और 9 से 11% परिवहन है। इस प्रकार कथन 3 सही नहीं है। ठीक है ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भारत में निम्नलिखित में से कौन-सा एक प्रवास का अपकर्ष कारक नहीं है? तो ये गरीबी है दोस्तों, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो लोग रोज़गार करने के लिए बाहर जाते हैं, शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाहर जाते हैं और व्यापार करने के लिए बाहर जाते हैं। गरीबी की वजह से कोई विदेश नहीं जाना। गरीब होगा तो विदेश कैसे जा पाएगा? सोचने वाली बात होगी इसमें। तो प्रतिकर्ष कारक मतलब पुश फैक्टर होता है। पुश फैक्टर का मतलब होता है दोस्तों कि किसके वजह से लोग देश छोड़ रहे हैं, ठीक है ना? तो इसमें आ जाता है क्या? गरीबी आ जाता है, बेरोज़गारी आ जाता है, भुखमरी आ जाता है, अस्पताल, शिक्षा, अव्यवस्था, इन सब की वजह से लोग पुश फैक्टर कहते हैं इसको। और पुल फैक्टर यानी कि अपकर्ष, तो अपकर्ष कारक नहीं है पूछ रहा था, तो ये सब क्या है? तो ये सब प्रतिकर्ष कारक है, अपकर्ष कारक नहीं है। तो अपकर्ष जो आपका गरीबी है, ये अपकर्ष नहीं प्रतिकर्ष कारक है, याद रखेंगे। यानी कि ये पुश फैक्टर है। गरीबी जो होता है पुश फैक्टर होता है, यानी कि प्रतिकर्ष। और ये सब क्या है? आपका अपकर्ष है, शिक्षा, व्यापार और रोजगार। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य आदि क्या है? ये अपकर्ष है। तो अपकर्ष नहीं कौन हो जाएगा? गरीबी, क्योंकि ये प्रतिकर्ष है। प्रतिकर्ष का मतलब पुश फैक्टर और अपकर्ष का मतलब पुल फैक्टर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। तो हमारा अगला सवाल हो जाएगा दोस्तों कि डल्ली तथा राजहरा की खदानें देश की लौह अयस्क के लिए काफी महत्वपूर्ण खदानें हैं और ये किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और देश की एक अन्य प्रसिद्ध खान आपको पता होगा बैलाडीला, जो लौह अयस्क के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। और ये बहुत बार पूछा भी गया है दोस्तों कि बैलाडीला लौह अयस्क खादान ये कहाँ पर है? तो ये भी छत्तीसगढ़ में स्थित है। और गुआ तथा नोवामुडी झारखंड की लौह अयस्क की खानें हैं। गुरु महिसानी, बादाम पहाड़, करीबुरी, ये सब उड़ीसा की लौह अयस्क की खदानें हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली तापी नदी अपनी यात्रा मध्य प्रदेश के किस जिले से आरंभ होती है? ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर है वो है आपका बैतूल से। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि पश्चिम की ओर बहने वाली तापी नदी अपनी यात्रा मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से आरंभ करती है। इसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। पूर्णा, वेघर, गिरणा, बोरी, पांडार आदि इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। यह नदी अरब सागर में मिलती है। आगे बढ़ता है कि शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में अधिकांश वर्षा किस कारण से होती है? तो आपको पता होगा कि ये उत्तर पूर्वी मानसून की वजह से होती है, ठीक है ना? यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि अक्टूबर और नवंबर महीने में प्रायद्वीप के पूर्वी भागों में होने वाली व्यापक वर्षा का संबंध बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होने वाले चक्रवाती तूफानों से है। तो ठीक है ना दोस्तों, आप कंफ्यूज मत होइएगा। पूर्वी भागों में जब अक्टूबर और सितंबर में बारिश होती है वो चक्रवात की वजह से होती है, मानसून की वजह से। तो उन क्षेत्रों में जहां वर्षा 60 से 120 सेंटीमीटर के बीच होती है, किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो आपको पता होगा कि उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नवंबर से मई तक एक लंबी शुष्क अवधि पाई जाती है। इन वनों का विस्तार जो है गंगा के मैदान, भारतीय प्रायद्वीप के मध्यवर्ती भाग और तमिलनाडु में कोयम्बटूर के पठार पर पाया जाता है। जहां पर वर्षा 60 से 120 सेंटीमीटर होती है वहां पर उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में निम्न से असत्य कथन की पहचान करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान दोनों में मानवीय हस्तक्षेप पूर्णतः वर्जित रहता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अभयारण्य जो होते हैं, जो सेंचुरी जो होती हैं, मानवीय क्रियाकलापों के लिए उसमें अनुमति होती है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान में किसी भी तरह की ह्यूमन एक्टिविटी बिल्कुल तरीके से बैन होता है। अभयारण्य में अनुमति के लिए, अब जो सेंचुरीज होती है उनमें अनुमति के बिना शिकार करना वर्जित होता है। ठीक है ना? ये भी आपका ऑप्शन गलत था। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किन पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है? तो आपको बताना है कि ये आपका स्थित हो जाएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम के नगांव और गोलाघाट जिलों में मिकिर पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है। याद रखेंगे, ऑप्शन इज द राइट आंसर। काजीरंगा नेशनल पार्क मिकिर पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है आपका। और ये जो ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट के साथ विस्तृत है। इस राष्ट्रीय उद्यान के मुख्य जंतु आपको पता होगा कि वन हॉर्न राइनोसोरस है और हाथी है, यानी एलिफेंट है। यह राष्ट्रीय उद्यान ब्रह्मपुत्र नदी के बाद क्षेत्र के मैदानों में स्थित है। केरल का अलवाय नगर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो ये एल्यूमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल का बेलूर, उड़ीसा का हीराकुंड, झारखंड का मुरी तथा मध्य प्रदेश का करेबा भी एल्यूमीनियम उद्योग के लिए काफी प्रसिद्ध है। भारत में एल्यूमीनियम का पहला कारखाना दोस्तों 1937 ईस्वी में
ये जेके नगर में स्थापित किया गया था। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल हो जाएगा दोस्तों, पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ये हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये पंबा नदी पर है, इसलिए इसका नाम पंबा सिंचाई परियोजना है। याद रखेंगे ये किस नदी पर है? तो पंबा नदी पर है ये। ठीक है ना? और यह नदी 177 किलोमीटर नदी है तथा यह वेम्बनाड झील में गिरती है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भारत के जननांकीय इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजन वर्ष की संज्ञा दी जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 1921 ईस्वी में। भारत के जनांकीय मतलब स्टैटिस्टिक्स इतिहास में वर्ष 1921 को महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि 1911 से 21 के बीच के दौरान भारत की जनसंख्या में जो दशकीय वृद्धि हुई थी, उसमें नेगेटिव वृद्धि हुई थी, माइनस 0.31% मतलब जो दशक में हमेशा जो वृद्धि होती है, लेकिन 11 से 21 के बीच ये घटा था। इसी कारण इसको हम महान विभाजक वर्ष की संज्ञा देते हैं। अगला है कि विश्व प्रसिद्ध जो विक्टोरिया जलप्रपात है, ये किस नदी पर है? तो सबसे आसान सवाल है दोस्तों, ये जाम्बेजी रिवर है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। एंजिल जलप्रपात आपको कैरो नदी पर है, याद रखेंगे कैरो नदी पर कौन है? तो एंजिल जलप्रपात है। विक्टोरिया जलप्रपात आपका जाम्बेजी नदी पर है और स्टेनली जलप्रपात ये कांगो नदी पर है। कौन सा जलप्रपात है ये? स्टेनली। ठीक है। जैरे जो आपके जैरे नदी पर बोयोमा जलप्रपात है, ये बोयोमा जलप्रपात है। ठीक है, जैरे नदी पर, वो जायरे भी कहते हैं आप। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो आपको बताने की जरूरत है नहीं, ये बहुत ही आसान सा है, ऑस्ट्रेलिया में होता है। तो ऑस्ट्रेलिया में और कौन-कौन से हैं? तो ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, सिम्पसन, गिब्सन और स्टुअर्ट डेजर्ट, ये बहुत काफी फेमस डेजर्ट हैं ऑस्ट्रेलिया के। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है रॉबर्ट बीरी दक्षिणी ध्रुव की खोज, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा इसका। तो रॉबर्ट बीरी ने उत्तरी ध्रुव की खोज की, ना कि दक्षिणी ध्रुव की, याद रखेंगे। जबकि आर एंडमंड ने कौन किया था दक्षिणी ध्रुव की? तो एंडमंड, आर एंडमंड ने दक्षिण ध्रुव की खोज की। तो कोलंबस ने पश्चिमी द्वीप समूह की खोज की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी आपका सब सही है। प्रशांत महासागर में उठने वाली तथा चीन सागर में चलने वाली चक्रवाती तूफानों को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा टाइफून के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। तो प्रशांत महासागर में उठने वाली एवं चीन सागर में बहने वाली चक्रवाती तूफानों को टाइफून के नाम से जाना जाता है, जबकि अटलांटिक महासागर में उठने वाली एवं पश्चिमी द्वीप समूह के चारों ओर चलने वाली चक्रवाती तूफानों को हरिकेन के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना दोस्तों, याद रखेंगे इस बात को। अब माओरी जनजाति किस देश में पाई जाती है? तो दोस्तों ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आप सबको पता होगा, ये न्यूजीलैंड की प्रजाति है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और आपको बता दें कि श्रीलंका में वेदास जनजाति पाई जाती है। कौन सी? तो वेदास। ठीक है, चलिए अगला है, जबकि संभाग जनजाति मलेशिया में पाई जाती है। कौन सी? संभाग। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला सवाल हो जाएगा, बिहार में उत्तरी गंगा के मैदान की कौन सी एक विशेषता नहीं है? भावर, टाल, चौर या मान? मन नहीं दोस्तों, ये मान होता है। तो इसका सही उत्तर है टाल। ये उत्तरी गंगा की नहीं, ये दक्षिणी गंगा मैदान की खासियत है ये टाल। तो आपका उत्तरी गंगा के मैदान की जो खासियत है वो क्या है? भावर, बांगर, खादर, चर और मान। टाल भूमि जो है गंगा के दक्षिणी मैदान की विशेषता, यह क्षेत्र वर्षा ऋतु में जलमग्न हो जाता है, टाल वाला, इसीलिए इसको कहते हैं टाल रीजन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला सवाल हो जाएगा दोस्तों, कोसी नदी निम्न में से किस जिले से होकर नहीं बहती है? तो आप बताइए। कई लोग इसका आंसर जानते होंगे दोस्तों आप। तो कटिहार से होकर के नहीं बहती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कोसी नदी कटिहार जिले से होकर नहीं बहती है। नदी सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया जिले से होकर बहती है और इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। ये अपना डेल्टा भी बनाती है। ठीक है ना, कटिहार से कोसी नदी आपका नहीं बहती है। भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड ये कहाँ स्थित है? तो ये मोकामा में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो सिगरेट फैक्ट्री और बंदूक का कारखाना कहाँ है? तो मुंगेर में है। सिगरेट फैक्ट्री और बंदूक कारखाना। रेल इंजन मरम्मत कारखाना कहाँ है? तो जमालपुर में है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल हो जाएगा दोस्तों, बिहार के किस जिले में अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या है? तो किस जिले में है? तो पश्चिमी चंपारण में अनुसूचित जनजाति की संख्या सबसे ज्यादा है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और इनकी जो जनसंख्या है 6.35% है। 6.35%। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं।
तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता कितना प्रतिशत है? तो सबको पता होगा दोस्तों, ये 71.2% है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। पुरुष और महिला साक्षरता कितना है? 51.8%, ये विमेन लिटरेसी रेट है। और देश में पुरुष साक्षरता कितना है? तो 80.9% है देश में। देश में मेल साक्षरता कितना है? 80.9%। और महिला साक्षरता कितना है? 64.6%। ये देश की बात है, ये विमेन के लिए है। आगे बढ़ जाते हैं। तो किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में आपको पता होगा किसने भाग लिया था? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, मौलाना मोहम्मद अली। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में जो कि हुआ था आपका, और इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। और अन्य पक्षों के कई नेता इसमें भाग लिए थे, जैसे कि मोहम्मद अली आगा खां, मोहम्मद अली जीना, फजलुल हक, मुंजे, जयकर, सप्रू, चिंतामणि, श्रीनिवास शास्त्री इत्यादि थे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो हो विद्रोह कब हुआ था? तो सबको पता होगा, बहुत ही आसान सा सवाल है। तो हो विद्रोह जो दोस्तों है छोटा नागपुर में 1820 ईस्वी 20-21 ईस्वी के आसपास हुआ था। ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ हुआ था? तो छोटा नागपुर में हुआ था। और यह विद्रोह उन्होंने अपने राजा जगन्नाथ सिंह और कंपनी सरकार के विरुद्ध किया था। याद रखेंगे किसके लिए? तो जो राजा थे, जमींदार थे, और कंपनी के विरुद्ध हुआ था ये। स्वराज पार्टी का गठन की असफलता के बाद हुआ था। किसकी असफलता के बाद हुआ था? तो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद काउंसिल में प्रवेश के मुद्दे पर परिवर्तनवादी गुट गया अधिवेशन दिसंबर 1922। गया अधिवेशन कहाँ हुआ था दोस्तों? दिसंबर 1922 में के बाद कांग्रेस से अलग हो गया और मोतीलाल नेहरू और सी आर दास के नेतृत्व में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। निम्नलिखित में से कौन नरमपंथियों में नहीं थे? तो आपको पता होगा लाल बाल पाल। तो पाल देख लीजिए कौन है, बाल कौन है? तो ये आपके नरमपंथी नहीं थे, गर्मपंथी दल के थे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। हमारा अगला सवाल हो जाएगा दोस्तों कि आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। क्या परिणाम था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। तो आपको सबको पता होगा कि औद्योगिकरण के लिए सशक्त कृषि का होना बहुत जरूरी होता है। और ब्रिटेन में कृषि इतनी मजबूत नहीं थी और वहां औद्योगिकरण करना चाहते थे। इसी के लिए भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था का व्यापक दोहन किया गया। किसानों में मुनाफा प्राप्त करने की उत्प्रेरणा को भी कृषि के वाणिज्यीकरण को प्रेरित करने का एक कारण माना जाता है। औपनिवेशिक सरकार ने भारत में उन्हीं वाणिज्यिक फसलों को बढ़ावा दिया जिनकी उन्हें जरूरत हुआ करती थी। पटना में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रमुख के रूप में 1664 ईस्वी में पहली नियुक्ति किसकी की गई थी? तो ये किया गया था जॉर्ज चोरनॉफ की। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ये 1664 में किया गया था। डेट भी याद रखेंगे कि अपडेट भी पूछा जा सकता है। बिहार में वर्ष 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन पर समारोह बहिष्कार का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सरला देवी द्वारा 1921 ईस्वी में प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन पर समारोह के बहिष्कार का नेतृत्व किए थे। कौन? सरला देवी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है कि इनमें से कौन सा शब्द 18वीं शताब्दी में कृषि व्यवस्था के साथ संबंध था, जिसका अर्थ एक ऐसे अनुबंध से था जिसमें राजस्व संग्रहण का अधिकार अधिकतम बोलीदाता को दिया जाता था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है इजारेदारी व्यवस्था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इजारेदारी व्यवस्था जो है 1772 ईस्वी में, डेट भी याद रखेंगे दोस्तों आप, वारेन हेस्टिंग्स ने लाया था। कौन लाया था? ये वारेन हेस्टिंग्स लाया था। और इस व्यवस्था की दो विशेषताएं थी। कौन कौन सी? इसमें पंचवर्षीय ठेके की व्यवस्था थी और इसमें अधिक बोली जाने वाली भूमि ठेके पर दी जाती थी। जो बोली लगता था, जिसमें अधिक बोली लगता था, उसको ठेके पर दे दिया जाता था। और पंचवर्षीय 5-5 वर्षों पर ये ठेका दिया जाता था। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। तो मुंबई में ददोबा एवं आत्माराम पांडुरंग किस सामाजिक सुधार संस्थान की स्थापना किए थे? एमजी रानडे का संस्थान के साथ जुड़ने के पश्चात ये लोकप्रिय हो गया था। तो सही उत्तर है आपका प्रार्थना समाज। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो प्रार्थना समाज भारतीय नवजागरण के दौर में धार्मिक और सामाजिक सुधारों के लिए स्थापित समुदाय है और इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग तथा महादेव गोविंद रानडे ने 31 मार्च 1867 को किया गया था। याद रखेंगे 31 मार्च 1867 को किया था इन्होंने। ठीक है, कौन कौन किया था एक बार फिर सुनिए, आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानडे। किसकी? तो प्रार्थना समाज की। ठीक है दोस्तों,
आगे बढ़ते हैं तो वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध किससे था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका, ये आपका डोमिनियन स्टेटस से रिलेटेड था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो इरविन घोषणा यानी दीपावली घोषणा 31 अक्टूबर 1929 को हुआ था। ये 31 अक्टूबर 1929 को ब्रिटिश साम्राज्य में भारत की स्थिति के बारे में भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बयान से संबंधित था। यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं को सांत्वना देने के लिए, जो कि भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की मांग के लिए मुखर हो रहे थे। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को फांसी किस षड्यंत्र केस के तहत दी गई थी? तो काकोरी षड्यंत्र के लिए दिया गया था दोस्तों। काकोरी षड्यंत्र 9 अगस्त 1925 को, डेट याद रखेंगे, 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था ये। और इस घटना में 29 भारतीय क्रांतिकारियों को पकड़ा गया था, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और रोशन सिंह और लाजेंद्र लाहिड़ी पर मुकदमा चलाकर फांसी की सजा दी गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि इनमें से अंग्रेजी में अनुदित भारतीय धार्मिक गीता का आपका सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से संबंध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन गांधी जी के गीतों का एक संग्रह है, जिसे पुणे के यरवदा जेल में उनकी कैद के दौरान लिखा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी, सरोजनी नायडू। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं तो शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों ये किस लिए याद किए जाते हैं? आप ऑप्शन पढ़िए ध्यान से, आपको पता चल जाएगा कि बहुत ही सिंपल है। कई बार आपने ये सवाल किया होगा। तो आजाद हिंद फौज के अधिकारी के रूप में सब लोग जानते हैं गुरबख्श सिंह ढिल्लों को, ये आजाद हिंद फौज के एक अधिकारी के रूप में वो जाने जाते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जब इन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था दोस्तों, तो भूला भाई देसाई के नेतृत्व में 17 अधिवक्ताओं ने एक रक्षा समिति बनाई थी। ये भी याद रखेंगे। पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो रेखा मनोहर लाल दोषित थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 1936 में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में किस क्षेत्र में आंदोलन चलाया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि मोकामा के बढ़िया टाल क्षेत्र में किसानों द्वारा बकास भूमि की वापसी और जमींदारी उन्मूलन हेतु आंदोलन चलाया गया था। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, बढ़िया टाल मोकामा। ये भी आप जगह याद रखेंगे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला सवाल हो जाए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन चुने। तो आप ऑप्शन पढ़ लीजिए, मैं आपका आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ई। सुभाष चंद्र बोस भारत के लिए संविधान तैयार करने के लिए गठित नेहरू समिति के सदस्य थे। ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। मेटकॉफ को प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला ये है क्योंकि उन्होंने 1823 के लाइसेंसिंग एक्ट के तहत लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया था। ठीक है, सही कथन तो एक से अधिक, ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से किस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जिसका नाम ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पीट द यंगर के नाम पे रखा गया था, ये ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियंत्रित प्रशासन की दोहरी प्रणाली स्थापित की, जिसके द्वारा नियंत्रित प्रशासन की दोहरी प्रणाली स्थापित की गई, जिसके द्वारा कंपनी ने आर्थिक गतिविधियों और दिन प्रतिदिन के प्रशासन पर नियंत्रण बनाए रखा है। इसके महत्वपूर्ण राजनीतिक मामले ब्रिटिश सरकार के सीधे संपर्क में एक समिति के लिए आरक्षित थे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। तो हमारा अगला सवाल हो जाएगा दोस्तों, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो केशव चंद्र सन ने की थी। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। भारतीय ब्रह्म समाज है, अगर सिर्फ पूछता कि ब्रह्म समाज कौन है तो राजा राम मोहन राय होता। याद रखेंगे, आप क्वेश्चन कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों। यहाँ पर भारतीय ब्रह्म समाज है, इसीलिए केशव चंद्र सेन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लेकिन अगर पूछता कि ब्रह्म समाज की किसने स्थापना की थी तो राजा राम मोहन राय ने की थी। और देवेंद्र नाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ये भी याद रखेंगे। ये आदि ब्रह्म समाज है, ये आदि ब्रह्म समाज। ठीक है ना, चलिए आनंद बोस कौन थे? ये है आपके साधारण ब्रह्म समाज, साधारण ब्रह्म समाज। आप याद रखेंगे, सब समाज एक ही है, ब्रह्म समाज, लेकिन भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ टैगोर आदि ब्रह्म समाज और आनंद मोहन बोस साधारण ब्रह्म समाज। ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र सही सुमेलित नहीं है? तो सभी सही सुमेलित है, ऑप्शन ई इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर आजाद हिंद फौज मामला चलाया गया था? तो दोस्तों ये लाल किला में चलाया गया था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इंडियन नेशनल आर्मी पीके सहगल, शाहनवाज खान और गुरबख्श सिंह ढिल्लों को नवंबर 1945 ईस्वी में, ये भी याद रखेंगे, कब? तो नवंबर 1945 ईस्वी में
लाल किले में परीक्षण के लिए रखा गया था। एनआई के मामले के बचाव के लिए मुख्य अधिवक्ता भूलाभाई देसाई थे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। तो ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद की रचना विश्वामित्र ने की थी। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी, तीसरे मंडल में आपको गायत्री मंत्र मिलता है। घोड़े का कंकाल किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो घोड़े का कंकाल जो है वो सुरकोटडा, कालीबंगन और लोथल के हड़प्पा स्थलों पर प्राप्त हुआ है। तो सुरकोटडा, लोथल और कालीबंगन, ऑप्शन ई इसका सही आंसर हो जाएगा। गलत जोड़ी का आपको चयन करना है। कुंभा, काबुल, सुवास्तु, गोमल, बिपाशा, ब्यास, दृष्टि, घाघर। दोस्तों, गोमती नदी का आधुनिक नाम गोमल है और सुवास्ती नदी का स्वात है, इसीलिए आपका जो ऑप्शन है वो बी है। तो जो सुवास्तु नाम है, गोमती नदी का आधुनिक नाम गोमल है और सुवास्तु नदी का स्वात है, ठीक है ना। सुवास्तु नदी का नाम स्वात है और जो गोमल किसका नाम था? ये गोमती नदी का नाम था, ये भी याद रखेंगे। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। चलिए, तो त्रिपिटकों की भाषा कौन सी थी? आपको बताना है कि त्रिपिटक जो कि बौद्ध धर्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टेक्स्ट है, बुक है, तो इनकी भाषा क्या थी? तो इनकी भाषा पाली थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो त्रिपिटक में कौन कौन से आते हैं? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक, ठीक है ना, जिससे हमें बौद्ध धर्म की जानकारी मिलती है। अगला है कि उत्तर मेरूर शिलालम जो अभिलेख है का संबंध किस शासक से है? तो आपको पता होगा कि ये परांतक प्रथम से है, ये चोल शासक थे। परांतक प्रथम इज राइट आंसर, ये चोल शासक थे और इनसे संबंध है आपका उत्तर मेरूर शिला अभिलेख, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? आपको पता है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक तो शमसुद्दीन कैमूर था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निकोलो कोंटी किस देश के यात्री थे? तो इसका सही उत्तर है ये इटली के रहने वाले थे और देवराय प्रथम दरबार में आए थे, ठीक है ना। इसके विजयनगर साम्राज्य के जो देवराय प्रथम से वो सुलवा डायनेस्टी की स्थापना की थी। आप याद रखेंगे, बहुत बार पूछा गया है दोस्तों कि निकोलो कोंटी किस शासन के दरबार में आए थे? तो देवराय प्रथम, विजयनगर साम्राज्य, और कहाँ का रहने वाला था ये यात्री? इटली का रहने वाला था। कश्मीर में प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना किसने की थी? तो सन 1339 से 40 के बीच, 1339 से 40 के बीच कश्मीर में प्रथम मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना शमसुद्दीन शाह मीर जो थे उन्होंने की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शाह मीर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। शमसुद्दीन शाह मीर इनका नाम है पूरा। निम्नलिखित में से मिलान करना है आपको कि विशिष्ट द्वैतवाद कौन है, द्वैतवाद कौन है, शुद्ध द्वैतवाद कौन है और द्वैतवाद कौन है? तो विशिष्ट अद्वैतवाद आपका रामानुजाचार्य है और द्वैतवाद का आपका माधवाचार्य हो जाएंगे और शुद्धाद्वैतवाद आपका हो जाएगा विष्णु स्वामी और आपका द्वैत अद्वैत निम्बकाचार्य हो जाएंगे। यानी कि आप देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है। तो 1 का सी और 2 का 2, 1 का सी, 2 का 2, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो बाबर की आत्मकथा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? आपको बताना है। बाबर की जो आत्मकथा थी उसका अनुवाद फारसी में किसने किया था? तो अकबर ने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की जहां विभिन्न लोकप्रिय फारसों का फारसी अनुवाद हुआ करता था। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्सी भाषा में लिखी थी जिसका अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी में किया था। यानी कि आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ देते हैं हम। हमारा अगला सवाल है, बिहार में पुरापाषाण के औजारों के सबसे पुराने प्रमाण किस स्थान पर मिले हैं? तो बिहार के दक्षिणी भाग में पुरापाषाण युग के औजार मिले हैं, मतलब कि पटना, मुंगेर, गया और नालंदा। तो मुंगेर के भीम बांध में पुरापाषाण काल के औजार के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मुंगेर। राजधानी शहर राजगीर के निर्माण के पीछे वास्तुकार कौन था? आपको बताना है। तो मगध की राजधानी हुआ करती थी राजगीर, का निर्माण महागोविंद ने किया था जो कि बिंबिसार के दरबार में रहते थे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। वास्तुकार कौन थे? तो महागोविंद थे। और ये किसके सर दरबार में रहते थे? तो बिंबिसार के दरबार में रहते थे। ये भी याद रखेंगे आप। आगे बढ़ जाते हैं। तो किस ग्रंथ में पाटलिपुत्र को
पालिब्रोथा कहा गया है? किस ग्रंथ में पाटलिपुत्र को पालिब्रोथा कहा गया है? तो मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई इंडिका में कहा गया है ये। आगे बढ़ते हैं तो विनय पिटक का संकलन किस बौद्धिक संगति में किया गया था? तो प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईसा पूर्व में हुआ था, आपको पता होगा। ये राजगीर में आयोजित किया गया था और इस संगति में सुत पिटक का संकलन आनंद द्वारा और विनय पिटक का संकलन उपाली के द्वारा किया गया था। तो विनय पिटक और सुत पिटक इन दोनों का संकलन पहले में किया गया और तीसरे में महाधम पिटक का किया गया था, अभिधम पिटक का किया गया था। ये भी आप याद रखेंगे। बिहार में पहली बार किसी मुगल शासक का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है फर्रुखसियर का 1713 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये पहला मुगल सम्राट था जिसका कि कोरोनेशन जो है पटना में हुआ था। अगला सवाल है आपका कि केंद्रीय वार्षिक बजट लोकसभा द्वारा जब पारित नहीं किया जाता तो क्या होता है? तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का त्याग करते हैं। अगर मान लीजिए बजट सेशन अगर पास नहीं होता है तो जो प्रधानमंत्री होते हैं अपने कैबिनेट जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनके साथ आपको त्याग पत्र देना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भारत में संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सार्वजनिक चुनाव में मतदान। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन याद रखेंगे। कौन सा संविधान संशोधन? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा अंगीकार किया गया था। इसकी संरचना का निर्माण रूस से लिया गया है और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, लेकिन 86वें संविधान संशोधन के तहत आपका 11वां मौलिक अधिकार को जोड़ा गया है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो हमारा अगला सवाल हो जाएगा दोस्तों, भारत राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 भारत में संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान की संगति में अधिनियमित किया गया है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 275 का 1 या अनुच्छेद 243 का 1। ठीक है, आपको आंसर चूज करके बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 जो है पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित मामलों को संभालने के लिए एक विशेष न्यायालय के निर्माण से संबंधित है और यह जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 से प्रेरणा लेता है। भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार करिए। तो आप ऑप्शन पढ़िए। ठीक है, मैं इसका आंसर बताता हूं आपका। इसका आंसर 2 और 3 है आपका, यानी कि ऑप्शन बी सही आंसर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 2 और 3 सभी श्रमिकों के लिए प्राप्त अवकाश और संस्कृति का अवसर ये नहीं है और फिर आपका पहला भी गलत। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको कि राज्यसभा में संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। राज्यसभा में संघीय क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व नहीं होता है। क्या चुनावी वादों में वाद निर्णय मुख्य चुनाव आयुक्त के क्षेत्राधिकार में आता है? भारतीय संविधान के अनुसार संसद केवल लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर बनी है। तो इसका जो आंसर है ये आपका ऑप्शन ई है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। ये इस आशय का प्रस्ताव पारित करना जिसमें संसद को उपयुक्त में से कोई सही नहीं है आपका दोस्तों, दोनों के दोनों गलत है। ऑप्शन डी इज द राइट, ऑप्शन ई इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को निम्नलिखित में से कौन सी विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप ऑप्शन पढ़ लीजिए। पहला ऑप्शन ये है कि राज्य के वर्तमान क्षेत्र में परिवर्तन और राज्य के नाम से परिवर्तन, इस आशय का प्रस्ताव पारित करना जिसमें संसद को राज्य सूची में कानून बनाने और एक या अधिक अखिल भारतीय समाज सृजित करने का अधिकार प्राप्त है। ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है। आप ऑप्शन इसमें और दिए हुए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं आसानी से, लेकिन ऑप्शन आपका ऑप्शन बी ही सही था। चलिए अगला सवाल ये है, सर्वोच्च न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा के लिए क्या प्रावधान किया गया? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा पद से ही हटाए जा सकते हैं। न्यायाधीशों का वेतन काउंसिलेटेड फंड ऑफ इंडिया से प्राप्त किया जाता है। इसके लिए यदि विधायिका को मतदान की जरूरत नहीं होती। और अगला है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों की सभी नियुक्तियां भारत सरकार के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के पश्चात ही होती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 3। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है दोस्तों। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भारतीय संसद द्वारा महाभियोग के प्रस्ताव के माध्यम से संसद द्वारा हटाया जा सकता है। अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा बिना मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के किया जाता है। ठीक है, चलिए। तो भारत के संविधान के अनुसार देश के शासन में निम्नलिखित में से कौन मूलभूत है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसमें कुछ ज्यादा सोचने की बात नहीं है दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा ये आपका आंसर था। अपनी नियुक्ति के समय भारत के प्रधानमंत्री
के लिए आवश्यक नहीं है कि वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, किंतु नियुक्ति की तिथि के 6 माह के अंदर किसी एक सदन का सदस्य बनना अनिवार्य है। के लिए आवश्यक नहीं कि वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, किंतु नियुक्ति तिथि के 6 माह के अंदर उसका लोकसभा सदस्य बनना अनिवार्य है। संसद के किसी एक सदन का सदस्य अवश्य हो, लोकसभा का सदस्य अवश्य हो। तो के लिए आवश्यक नहीं होगा कि संसद के किसी एक सदन का सदस्य हो, किंतु नियुक्ति के 6 माह के अंदर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो भारतीय संसद में कार्य स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? तो सार्वजनिक महत्व के किसी महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा की अनुमति मांगना, विपक्षी सदस्यों को मंत्रियों की सूचनाएं एकत्र करने देना, अनुदान मांगों में किसी राशि विशेष की कटौती के लिए अनुमति मांगना, कुछ सदस्यों के असंगत अथवा हिंसक व्यवहार को रोकने के लिए कार्यवाही को स्थगित करना। तो इसका है सार्वजनिक महत्व के किसी महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा की अनुमति मांगना। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कि भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जिला फोरम उन्हीं शिकायतों को हाथ में लेता है जहां की वस्तु अथवा सेवाओं का मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भारतीय संविधान के स्रोतों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो दोस्तों सब के सब आपके सही है। ऑप्शन सी, ऑप्शन ई सही है। उसमें नीति निर्देशक आयरलैंड से, आपात जर्मनी, मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन ई आपका सही आंसर हो जाएगा। किस भारतीय संविधान संशोधन द्वारा ये व्यवस्था की गई है कि एक ही व्यक्ति 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? ये किस संविधान संशोधन के लिए व्यवस्था किया गया है? तो 7वां संविधान संशोधन 1956। ऑप्शन बी याद रखेंगे 1956 में संसद ये आपका हुआ था 7वां संविधान संशोधन, जिसके तहत एक ही राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों के लिए नियुक्त किया जा सकता है। भारतीय संविधान में अनुसूची 6 से निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संबंध नहीं रखता है? तो इसका उद्देश्य है और इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नागालैंड। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो जो अनुच्छेद शेड्यूल 6 में हो जो है दोस्तों, वो आते हैं कौन कौन? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का उल्लेख है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं हम। चलिए, तो हमारा अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में लिखित में से कौन सा प्रावधान अमेरिकी संविधान से नहीं लिया गया है? ठीक है दोस्तों, तो जितने भी दिए गए हैं सब के सब अमेरिकी संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन आपका ई सही आंसर हो जाएगा। मतलब कि अमेरिकी संविधान से क्या-क्या लिया गया है? तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग, यथोचित विधि प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, सब के सब लिए गए हैं। ऑप्शन ई इसका सही आंसर हो जाएगा। प्लाज्मा के संदर्भ, अब यहाँ से साइंस के क्वेश्चन शुरू होते हैं दोस्तों। तो प्लाज्मा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तरल द्रव्य होता है, इसमें 80% जल होता है या रंगहीन होता है? तो 1 और 3 केवल सही है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसमें 80% जल नहीं होता। इसमें फ्लूइड मैट्रिक्स में ये 90% पानी, प्रोटीन और अकार्बनिक लवण होते हैं, जिसमें घुलनशील के रूप में ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वसा, यूरिया, हार्मोन, एंजाइम आदि कुछ कार्बनिक पदार्थ भी होते हैं। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका 90% है। रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो सीधा और ये होता है वास्तविक और उल्टा होता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन ये दोनों सही। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो किसने कोशिका की संरचना का वर्णन किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 17वीं शताब्दी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की संरचना का वर्णन किया था। तब से लेकर 150 वर्षों तक इस विषय पर अनुसंधान होते रहे हैं। अगला कौन सा तत्व उपधातु है? तो आपको पता है कार्बन, फास्फोरस और सल्फर, ये सब के सब क्या है? आपका आर्सेनिक उपधातु होगा। ये आपका अधातु है। पदार्थों की कठोरता किस स्केल पर मापी जाती है? तो इसका सही उत्तर है मोह स्केल पे मापी जाती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। कोई पदार्थ कितना कठोर है, इसको मोह स्केल पर मेजर करते हैं। तो कठोरता की माप मोह स्केल पर इसकी माप 10 होती है। ठीक है ना? ये कंपैरेटिव है कि मतलब एक सबस्टांस को दूसरे सबस्टांस से कितना मापा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणुक अणु नहीं है? तो ये हाइड्रोजन हो जाएगा। एक परमाणुक अणु नहीं है ये, द्विपरमाणुक अणु होता है। ठीक है? आपका ऑर्गन Ar, कार्बन और हीलियम, ये सब एक परमाणुक अणु है। मतलब इसमें एक ही परमाणु पाया जाता है, लेकिन हाइड्रोजन में 2 परमाणु के अणु पाए जाते हैं। डी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन व्युत्पन्न राशि नहीं है? तो व्युत्पन्न राशि वे राशियां होती हैं जो मूल राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है। व्युत्पन्न राशियां जैसे कि आपका
क्षेत्रफल, आयतन, दाब, चाल, घनत्व आदि होती है। तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। इसमें कोई भी आपका मूल राशि नहीं है। ठीक है ना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी। हालाँकि दोस्तों ये भी व्युत्पन्न राशि है। मेरे अनुसार ऑप्शन ई होना चाहिए, क्योंकि इसमें भी बल में भी आपका किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं। F बराबर ma जब आप लिखते हो, तो इसमें मूल राशियों का इस्तेमाल होता है। ठीक है? तो अगर देखा जाए तो इसका आंसर ऑप्शन ई होना चाहिए, लेकिन कोचिंग वालों ने ऑप्शन डी दिया है। आप इसको एक बार चेक करेंगे। तो वुड स्पिरिट किसे कहते हैं? आपको पता होना चाहिए कि वुड स्पिरिट क्या होता है। तो जो वुड स्पिरिट होता है दोस्तों, वो मेथिल अल्कोहल होता है, यानी मिथाइल अल्कोहल होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये इंसानों के लिए काफ़ी एक हानिकारक होता है। इसके सेवन से आदमी अंधा और पागल हो जाता है। इसका उपयोग कहाँ-कहाँ किया जाता है दोस्तों? तो औषधि, रंजक और सुगंधित इत्र बनाने में किया जाता है। एंटीफ्रीजर के रूप में ऑटोमोबाइल रेडिएटर में भी किया जाता है। जीवाश्म ईंधन के अपर्याप्त दहन के लिए कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों ये इसकी खोज बेंडा ने की थी। ये आपका सही नहीं है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमान ने की थी। आपको पता होगा, सबको पता होगा कि अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था बेंडा ने। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसन स्थल एवं कोशिका का सक्रिय केंद्र कहा जाता है। डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया केंद्रों को हरित में पाया जाता है। याद रखेंगे। तो डीएनए जो है वो केंद्रक के अलावा कहाँ-कहाँ पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी और क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। सूक्ष्म नलिकाओं के समूह से बना गोल्जी बॉडी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो उपरोक्त आपके सही कथन, सभी कथन सही है। ऑप्शन ई इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वसा का पाचन निम्न में से कौन करता है? तो लाइपेज करता है। ठीक है ना? ये अग्नाशय से स्रावित होता है, जबकि पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। आपको पता होना चाहिए, ये प्रोटीन का पाचन करता है और ये वसा का पाचन करता है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। सॉरी क्षमा करिए, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। लाइपेज। प्रोटीन कुपोषण से कौन सा रोग होता है? तो क्वाशरकोर होता है दोस्तों। ये ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। और इसमें होता क्या है? तो बच्चों के टखने पैर और पेट फ्लूइड रिटेंशन के कारण फूला हुआ दिखता है, जबकि पतले हाथ एवं पैर हो जाते हैं। हाथ-पैर पतले हो जाते हैं और पेट मोटा हो जाता है। बेरी-बेरी विटामिन डी की कमी से होता है। एनीमिया विटामिन ए की कमी से होता है, आपको पता होगा। टालकंठ आयोडीन की कमी से होता है। मलेरिया किससे होता है? तो दोस्तों मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ की कमी से होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका जो वाहक है यानी कि कैरियर जो है एनोफिलीज मच्छर होता है और इसके उपचार के लिए क्लोरोक्विन नामक दवा प्रयोग में किया जाता है। गेम्बूसिया नाम की मछली को तालाब में मलेरिया जनित रोगों को रोकने के लिए डाला जाता है। यह मछली प्लाज्मोडियम लार्वा का भक्षण करती है। खाद्य परीक्षण में प्रशीतक कैसे मदद करता है? तो जब जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर कम करके करता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो प्रशीतक खाद्य परीक्षण में जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर कम कर देता है, जिससे उसका जीवन काल बढ़ जाता है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये भी आप याद रखेंगे। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कि जोसेफ प्रिस्टले ने की थी 1 अगस्त 1774 ईस्वी को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ये 1774 ईस्वी को जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। निम्न में से कौन मिश्रण नहीं है? आप बताइए दोस्तों कि इनमें से मिश्रण कौन नहीं है? तो आसूत जल, ये आपका मिश्रण नहीं होता है। डिस्टिल वाटर जिसको आप कहते हो, बाकी ये तीनों आपका मिश्रण है। नाभिक की खोज किसने की थी? तो नाभिक की खोज जो है वो आपका रदरफोर्ड ने की थी, सन 1911 ईस्वी में किया था। आपका ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। कब किया था? 1911 में किया था, ये भी बात आप याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल है कि सभी पदार्थों में विशिष्ट ऊष्मा का मान सबसे अधिक किसका होता है? तो दोस्तों ये होता है हाइड्रोजन का। इसका ऊष्मीय मान सबसे ज़्यादा होगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि दूरदृष्टि को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो दूरदृष्टि दोष में क्या होता है दोस्तों? उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति दूर की वस्तु को देख लेता है, परंतु नजदीक की स्थित वस्तु को नहीं देख पाता है। दूरदृष्टि में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। उत्तल लेंस का प्रयोग करके इसे ठीक किया जाता है, क्योंकि उत्तल लेंस किरणों को रेटिना पर केंद्रित करता है और वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है। अगला क्वेश्चन आपको मिलान करना है कि फेदोमीटर से क्या मेजर करते हैं, फ्लक्स मीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गाइरोस्कोप क्या होता है। तो दोस्तों फेदोमीटर सबको जानता है, समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है। और गैल्वेनोमीटर आपको पता होगा विभवांतर मापने वाला यंत्र है। दोस्तों गैल्वेनोमीटर विभवांतर नहीं मापता है, एक्चुअली करंट मापता है। आप यहाँ पर आप इसको सही करिएगा।
फ्लक्स मीटर क्या होता है? तो फ्लक्स मीटर चुंबकीय प्रवाह मापता है आपका, और गायरोस्कोप आपको घूर्णन गति मापने वाला यंत्र है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। विभवांतर मापने का काम करता है दोस्तों पोटेंशियोमीटर, न कि गैल्वेनोमीटर। पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीवाणुओं के बीच ससंजक बल। 132 का बी आंसर हो जाएगा, अणुओं के बीच ससंजक बल। तो पृष्ठ तनाव का मुख्य कारण ससंजक बल होता है, ठीक है ना? और एक ही प्रकार के अणुओं के मध्य लगने वाले बल को हम संसंजक बल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। हमारा अगला सवाल होगा दोस्तों, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो सबको पता होगा कि कार्ल वान लिनियस को कहा जाता है टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी लिनियस को कहा जाता है। तो लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचर में संपूर्ण जीवधारियों और पादपों को मतलब 2 भागों में विभाजित किया था इन्होंने, यानी कि 2 क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सोनॉमी कार्लस लिनियस ने सबसे पहले किया था, पादप जगत और जंतु जगत, ठीक है ना? ये था। लेकिन बाद में चल करके आर.एच. व्हिटेकर ने इस वर्गीकरण को 5 भागों में बाँटा है, जो आप पढ़ते हो। फंगी, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया और पादप, ठीक है ना? ये होता है। इसे ये वाला किसने दिया था वर्गीकरण? तो ये आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था। इनमें से कौन-सा युग्म सही नहीं है? रेशम कीट का पालन सेरिकल्चर कहते हैं, मधुमक्खी पालन एपीकल्चर, कीटों का अध्ययन एटोमोलॉजी और शैवालों का अध्ययन माइकोलॉजी। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो ए, बी, सी तीनों सत्य है, लेकिन डी आपका सही नहीं है। शैवालों का अध्ययन को माइकोलॉजी नहीं कहते हैं। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। याद रखोगा, माइकोलॉजी हम कवक के अध्ययन को, फंगी को अध्ययन करते हैं, इसको फाइकोलॉजी कहते हैं। एल्गी के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। माइकोलॉजी किसको कहते हैं? तो फंगी के अध्ययन को कहते हैं, यानी कवक के अध्ययन को कहते हैं। और मछलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इक्योलॉजी कहते हैं, इक्योथोलॉजी कहते हैं, इक्थोयोलॉजी कहते हैं, इक्थोयोलॉजी। जीव द्रव्य में निम्नलिखित से कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में, तो दोस्तों जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में आपका ऑक्सीजन होता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था? तो पुरकिंजे ने किया था, ये भी याद रखेंगे आप, पुरकिंजे ने। जीव द्रव्य का लगभग 80% भाग जल होता है। जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। इसमें कौन कौन सा होता है? तो ऑक्सीजन 76% होते हैं, आप ये भी याद रखेंगे, और कार्बन 10 से 5% होता है, और आपका हाइड्रोजन जो है वो 10% होता है, और नाइट्रोजन जो है 2.5% होता है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन थियोडोर सवान और मैथियस स्लाइडेन ने किया था। स्लाइडेन और सवान, मतलब कि सी और डी इसमें दोनों सही है, तो आपका ऑप्शन ई सही हो जाएगा। ठीक है ना? ये और ये दोनों सही है, ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अच्छा दोस्तों, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं आप बताओ कमेंट करके। और 1665 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका को, ठीक है ना? आपको बताना है कि कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं। प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो ये थे चार्ल्स डार्विन, आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किस तत्व के लगातार संपर्क के कारण ब्लैक फुट रोग होता है? तो ये होता है आर्सेनिक की संपर्क में ज्यादा देर तक रहिएगा आप, तो ब्लैक फुट रोग हो जाएगा आपको, ठीक है ना? यह त्वचा और फेफड़े के कैंसर का भी कारण बनता है। इसके अलावा आर्सेनिक से गुर्दा रक्त विकार की समस्या भी पैदा होती है। फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो इसका सही उत्तर है आपका लीवर, यानी कि यकृत में होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। यकृत प्रोटीन और अमीनो अम्ल को अमोनिया में विघटित करके यूरिया में बदल देता है। यकृत में प्लाज्मा प्रोटीन का संश्लेषण होता है। सेलेक्टिव लेजर ट्राबेक्युलोप्लास्टी यानी एसएलटी तकनीक से निम्नलिखित में से किसका इलाज होता है? तो इसका सही उत्तर है एसएलटी के लिए ग्लूकोमा है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कस्टम कंट्रोल सॉफ्टवेयर सीसीएम जो है फेको तकनीक मोतियाबिंद के लिए होता है। ये सीसीएम तकनीक ये मोतियाबिंद के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ इसके बाद हमारा जो दोस्तों शुरू होता है आपका सीसेट के सवाल। तो सीसेट के सवाल को मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैं आंसर बता देता हूँ फटाफट सबका। ठीक है, आप क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए, अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम होती है आप प्लीज कमेंट करके बताएं। तो पहला का ऑप्शन बी सही आंसर है, और दूसरे का आंसर आपका बी ही है। ठीक है दोस्तों, और तीसरे का आंसर हो जाएगा आपका मतलब 143 का ऑप्शन भी सी है इसका, और 144 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी ये भी है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 145 का आंसर है आपका ए, 146 का बी आंसर है, और 147 का सी आंसर है। 148 का भी सी आंसर है, और 149 का ए आंसर हो जाएगा आपका। दोस्तों ये
अवेलेबल नहीं है, सॉरी हिंदी में अवेलेबल नहीं है, इंग्लिश में ही अवेलेबल है और 150 का आंसर जो है वो डी है। तो दोस्तों ये रहा हमारा एक डेडिकेटेड वीडियो इम्तिहान आईएएस का टेस्ट नंबर 8 और वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह के वीडियो मैं लाता रहूँगा। प्लीज़ आप अपना प्रतिक्रिया देते रहें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।